हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कंबस्शन एनालिसिस पे। कंबस्शन एनालिसिस, तो कंबस्शन एनालिसिस क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ये ऐसी टेक्निक है विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट percentage of elements in a compound by combustion। यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए बाय कंबस्शन। इसका मतलब इस कंपाउंड को जला के, यानी कंपाउंड लिया, उसको जला के उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने का नाम है कंबस्शन एनालिसिस। तो ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं? कंबस्शन एनालिसिस। नाम से जाहिर हो रहा है, जैसा नाम वैसा ही काम है। यानी कंपाउंड को लिया, इसको जला दिया, कंबस्शन कर दी इसकी, और इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाला जो मेथड है, ये टेक्निक जो है, ये स्पेसिफिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कंबस्शन एनालिसिस का तरीका यूज करते हैं। सवाल ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए ये वाला मेथड क्यों यूज करते हैं? तो याद रखें, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर जनरली कंबस्टेबल। ये जो कंपाउंड्स हैं इनको आसानी से आग लग जाती है, ये आसानी से कंबस्टेबल होते हैं, बर्निंग इनकी इजीली हो जाती है। इस वजह से ऐसे कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये स्पेसिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग किस तरह से इस टेक्निक को यूज करते हैं? हम लोग जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन करना होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कंबस्शन ट्यूब में रख लेते हैं। कि ये है जी हमारे पास कंबस्शन ट्यूब, ये हमारे पास आ गई कंबस्शन ट्यूब। इसके अंदर ये हम लोगों ने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख दिया। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इस कंपाउंड का जो मैस है, इस कंपाउंड का जो वेट है, वो नॉन है। यानी हम लोग को पता है कि ये कंपाउंड कितने ग्राम हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। इसका वेट, इसका मैस हम लोगों को पता है। अब इस कंबस्शन ट्यूब के अंदर फर्नेस लगी होती है। ये चलो इस तरह से शो कर देते हैं। ये फर्नेस है, यहाँ पे क्या है? फर्नेस भी लगी हुई। ये क्या है? टोटल ये पूरी जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कंबस्शन ट्यूब है, और इस कंबस्शन ट्यूब के अंदर क्या फिट होती है? फर्नेस फिट होती है, ताकि इस कंपाउंड की बर्निंग की जा सके। तो हमेशा याद रखें, जब कभी किसी कंपाउंड की हम लोग कंबस्शन करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो हम लोगों को एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। याद रखिएगा इस बात को कि कंबस्शन इज इम्पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जरूरी है इस कंपाउंड की कंप्लीट बर्निंग के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एयर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्यों इंट्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि बर्निंग में हेल्प करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे ही फर्नेस को ऑन करेंगे, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी बर्निंग हो जाएगी। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। जैसे ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जैसे इसकी कंबस्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब इसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब इसकी कंबस्शन होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर्स में, लिक्विड फॉर्म में नहीं, वेपर स्टीम की फॉर्म में। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब हम लोग इस कंपाउंड को जलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी।
और वाटर वेपर्स बन जाएंगे। तो ये दो कंपाउंड हमारे पास बन जाएंगे कंबस्शन ट्यूब में। अब हम लोग इन कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर है इन दोनों कंपाउंड को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग reagents which are act as an absorber, यानी हम लोग ऐसे रिएजेंट यूज करेंगे जो एब्जॉर्बर के तौर पर काम करेंगे, ताकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को यहां से सेपरेट कर दें। क्योंकि कंबस्शन ट्यूब के अंदर तो ये दोनों कंपाउंड कर रहे होंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी और वाटर वेपर्स भी, तो हम लोग इनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम लोग एब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के लिए हम लोग दो डिफरेंट एब्जॉर्बर यूज करते हैं। वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो कंपाउंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज मैग्नीशियम परक्लोरेट O4O2, मैग्नीशियम परक्लोरेट। मैं लिख देता हूं यहां पे मैग्नीशियम परक्लोरेट, ये इस कंपाउंड का नाम है। इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स को यूज करने के लिए हम लोग ये वाला कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज 50% सॉल्यूशन ऑफ KOH। KOH बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो हम लोग इसका 50% सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। 50% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसको ऐसे समझ लो जैसे 50 ग्राम हम लोग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये यूज करते हैं और 50 ग्राम हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग मिक्स कर लेते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा दैट इज 50% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस रिएजेंट इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ये रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम परक्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं। ये है जी हमारे पास सेकंड चैम्बर जो कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए। यहां पे हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, यहां पे हमने रखा हुआ है मैग्नीशियम परक्लोरेट। और याद रखें मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो वेट है, मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो वेट है MgClO4 मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो वेट है, जो इसका मैस है, ये हम लोगों को नाउन है, यानी पता है हम लोगों को कि हम लोगों ने कितना मैग्नीशियम परक्लोरेट यहाँ पे यूज किया होगा। तो मैग्नीशियम परक्लोरेट का मैस नाउन है। अब ये किस लिए यूज करते हैं, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अब क्या होगा, ये पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएजेंट में जैसे ही यहाँ से पास होंगे इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जैसे इसमें आके एब्जॉर्ब होंगे तो आप सोचें कि मैग्नीशियम परक्लोरेट का मैस जो है वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। डेफिनेटली इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मैस हम लोगों को पता है, जो इसमें वाटर वेपर आएंगे पहले से मैस ज्यादा हो जाएगा। चलो मान लो कि इसका वेट जो है वो 20 ग्राम है, यानी हम लोगों को पता है कि हमने 20 ग्राम जो है वो मैग्नीशियम परक्लोरेट का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जैसे ही वाटर वेपर इसमें आगे ऐड होंगे तो डेफिनेटली इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। चलो मान लेते हैं 25 ग्राम हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से वाटर वेपर का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 25 ग्राम मैस अब हो गया, इसमें से 20 ग्राम जो मैस है मैग्नीशियम परक्लोरेट का वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो 5 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मैस किसका होगा, ये वाटर वेपर्स को। यानी कहने का मतलब ये कि हम लोग वाटर वेपर्स को यहाँ पे सेपरेट भी कर लेंगे और वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है, इसका मैस भी हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा मैं बैलेंस भी कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस करना जरूरी है। जब भी कभी आप लोग इक्वेशन लिखें तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो ये 2 हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम लोग इसको सेपरेट भी करना चाहते हैं और इसका मैस भी मालूम करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे 50% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं 50%। ओके, तो ये नहीं हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये रखा हुआ है 50% 50% KOH का सॉल्यूशन। अब ये यहाँ पर रखा हुआ है।
अब इसका वेट भी हम लोगों को नॉर्मल है, इसका मैथ हम लोगों को पता है कि हमने कितने ग्राम सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी आगे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। KOH का वेट हम लोगों को पता है कि कितना ग्राम हमने यहाँ पे यूज किया होगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आके एब्जॉर्ब होगी तो डेफिनेटली इसका वेट क्या हो जाएगा, पहले से इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जितना वेट था इसमें ज्यादा कितना हो गया, इसका वेट ज्यादा में से हम लोग माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। चलो मान लो कि 50% KOH जो है इसका जो वेट हमने यहाँ पे लिया हुआ, चलिए सपोज कर लेते हैं कि हमने 10 ग्राम लिया हुआ ये वाला सॉल्यूशन यहाँ पे। अब जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आके एब्जॉर्ब होगी तो डेफिनेटली इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। चलो मान लो इसका वेट 20 ग्राम हो गया। तो अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना होगा 20 ग्राम। तो 20 में से KOH का वेट कितना है 10, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 10 ग्राम। तो ये 10 ग्राम मास किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। यानी एब्जॉर्बर को यूज करके हम लोग कंपाउंड्स को सेपरेट भी कर लेते हैं और कंपाउंड्स का मास भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कंबस्टन के दौरान हीट वगैरह निकलती है या कुछ और इंप्योरिटी के तौर पर रिएजेंट्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं, इनको हम लोग इस तरह से शो कर देते हैं कि ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, जो इन रिएजेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि दिस इज स्पेसिफिक टू एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज स्पेसिफिक टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जो इंप्योरिटी है जो इनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, उनको हम लोग यहाँ से बाहर फेंक देंगे, इनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेपरेट किया और उसका मास भी मालूम कर लिया, और इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके हम लोगों ने वाटर को भी सेपरेट कर लिया और उसका मास भी मालूम कर लिया। तो हम लोग अब इन रीजन में कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इन तीनों एलिमेंट की परसेंटेज को हम लोग जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो परसेंटेज है कार्बन की, कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है जो हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करेंगे, डिवाइडेड बाय जो कंपाउंड हम लोग लेते हैं उसका मास कितना है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसका यूज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, ये जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम लोग को पता चल जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने शुरू में लिया होगा उसका मास कितना है, मास ऑफ कंपाउंड, ये भी हम लोगों को पता होता है कि हमने कितना कंपाउंड लिया होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय हमने कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना होता है 12 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, तो कार्बन का 12 है, एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 प्लस 12 44, तो हम लोग 44 पे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके कार्बन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हमने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। हाइड्रोजन की परसेंटेज कहां से कैलकुलेट करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहां पे लिखेंगे मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय वाटर में से किसकी हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने टाइम है 2 टाइम में, एक हाइड्रोजन का मास राउंड अबाउट कितना होता है 1 होता है, मोर एक्यूरेटली लिखे तो 1.008 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो उसका मास क्या होगा 2, या मोर एक्यूरेटली लिखना चाहते तो 2.016 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वाटर का मास कितना है 16, ऑक्सीजन का 2, इसका 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक एलिमेंट रह गया हमारे पास ऑक्सीजन। देखिए टोटल कितने एलिमेंट थे जिनकी परसेंटेज हमने डिटरमाइन करनी थी, 3 थे, कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा कौन सा बच गया ऑक्सीजन। तो आप लोग खुद ही सोचें, जब 3 एलिमेंट की हमने परसेंटेज निकालनी, 2 की हमने फाइंड आउट कर ली, पीछे जो परसेंटेज बचेगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। यानी सिंपली सी बात है, अगर हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को डिटरमाइन करना है तो हम 100, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकाली जाती है, 100 माइनस
परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है इसको प्लस कर देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आएगी। यानी कॉमन सेंस वाली बात है कि लेट्स सपोज 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। और हम लोग कहते हैं जी 3 लोग हैं, हमने जो है वो 50 रुपीज है हमारे पास। 3 लोग हैं, 50 रुपीज हैं और हमने तीनों लोगों में कुछ इस तरह से डिवाइड करने हैं कि जो पहला पर्सन है इसको हमने 50 में से 20% पे कर देने हैं और जो दूसरा पर्सन है उसको हम लोगों ने 60% पे कर देने हैं 50 रुपीज के। अब अंडरस्टूड बात है कि तीसरे बंदे को कितने परसेंट पैसे मिलेंगे, क्योंकि 60% इसको मिल गया, 20% इसको मिल गया। तो अंडरस्टूड कॉमन सेंस है कि पीछे बच गया हमारे पास 20%। तो 20% अल्टीमेटली थर्ड पर्सन को मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब दो एलिमेंट की हमने परसेंटेज निकाली तो तीसरे की परसेंटेज हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों की परसेंटेज कितनी है, इन दोनों की परसेंटेज लिखेंगे और 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज को डिटरमाइन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है क्या हम लोग ये डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है क्या हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं? तो याद रखिए हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज जैसे हमने कार्बन की डायरेक्टली फार्मूले को यूज करके फाइंड आउट की, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी डायरेक्टली फार्मूले को यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। क्या हम ऑक्सीजन की फाइंड आउट कर सकते हैं? तो याद रखिए हम लोग ऑक्सीजन की डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी रीजन है इसकी। देखिए इस कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमने जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो वाली ऑक्सीजन है जो इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इस कंपाउंड की बर्निंग करते हैं, इस कंपाउंड की कंबस्शन करते हैं तो हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करते हैं ताकि इसकी कंबस्शन हो जाए। तो जब हम लोग बाहर से ऑक्सीजन यानी एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब हम लोग बाहर से ऑक्सीजन इसमें ऐड करते हैं तो इस कंपाउंड की ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन आपस में मिल जाती है। तो हमारा जो टारगेट होता है, हमारा जो फोकस होता है, हमारे जो डिजायर्ड परसेंटेज है ऑक्सीजन की कैलकुलेट करने की वो वाली ऑक्सीजन की अमाउंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अब तो बाहर वाली ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स अप होगी। तो अगर हम लोग अब ऑक्सीजन के लिए कोई फार्मूला ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो वो वाली हमारी परसेंटेज एक्यूरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने जो बाहर से ऑक्सीजन ऐड की है इसकी भरने के लिए वो भी शामिल है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 50% KOH जो सॉल्यूशन हमने इस्तेमाल किया है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है? इसकी क्या वजह है कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड स्मूथली इसमें आके ऐड हो जाती है, इसके साथ इसका इंटरेक्शन हो जाता है, हम लोग फिर इसका वेट मालूम कर लेते हैं। तो याद रखें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको आपको फॉलो करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इट इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होती है। और जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं KOH का, इट इज बेसिक इन नेचर। तो एसिड और बेस का आपस में इंटरेक्शन बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही हम लोग ये सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, ये बेसिक है, तो इनका बड़ी जल्दी इंटरेक्शन हो जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फौरन इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है इसके अंदर, जिसके बाद हम लोग जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहाँ से डिटरमाइन कर देते हैं। ठीक है।